Good morning, students. I am your teacher Anil sir, and today we are going to start your textbook. 8th क्लास के बच्चे, आज से मैं आपका टेक्स्ट बुक शुरू कर रहा हूँ। जो आपका मेन टेक्स्ट बुक है कोर्स के अनुसार, वो है हनी ड्यू। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस बुक के जो भी चैप्टर्स हैं, लास्ट ईयर में जो थे, इस साल जो थे, वो बिल्कुल बदल चुके हैं। लास्ट ईयर द सिलेबस वाज डिफरेंट इन योर 8th क्लास, एंड दिस ईयर द सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक और स्टोरीज एंड पोएम्स हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। जो भी चैप्टर्स हम लोग इस साल पढ़ने वाले हैं, पिछले साल में ये चैप्टर्स नहीं थे, कुछ दूसरे चैप्टर्स थे। सो फाइनली द बोर्ड हैज़ चेंज द सिलेबस आफ्टर ए गैप ऑफ फ्यू ईयर्स। सो जो चैप्टर्स इस साल आपके दिए हुए हैं, मैंने वो सारे चैप्टर्स एक बार गो थ्रू किए हैं। मैंने देखा है ये चैप्टर्स जो है, सच कहूँ तो ये चैप्टर्स बेटर है, लास्ट ईयर से बेटर है, क्योंकि लास्ट ईयर जो चैप्टर्स थे दे वर वेरी वेरी बेसिक इन द सेंस ऑफ योर इंग्लिश स्टैंडर्ड। इस साल जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, ये मैंने देखा है, ये बेटर है, पिछले साल से बेहतर है। पिछले साल से थोड़े से टफ़र कहना तो गलत होगा, पिछले साल से इसकी जो इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है वो बेटर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये इस साल आपके चैप्टर्स जो है वो काफ़ी बेहतर दिए हुए हैं पिछले साल की तुलना में। तो चलो अब समय नष्ट न करते हुए नया चैप्टर शुरू करते हैं, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बिफोर यू रीड, पहले हम एक बार पढ़ते हैं। There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date, an event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? बच्चों, ये जो चैप्टर लिखा हुआ है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, माइकल मॉरपुर्गो के द्वारा, इसे पढ़ने के पहले ये जान लो कि इतिहास में कुछ ऐसी तारीखें होती हैं या कुछ ऐसे काल होते हैं जो अपने आप हमें याद रह जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जिसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें अपने आप रह जाती हैं। इस स्टोरी में एक ऐसे ही डेट की बात की जा रही है और एक ऐसे ही घटना की बात की जा रही है। वो घटना क्या थी? ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। 1914 में ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में हुए युद्ध के बारे में या युद्ध से संबंधित ये चैप्टर है। अच्छा, कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आपको पता है या क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1914 में ब्रिटिश और जर्मन्स के द्वारा या ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में क्या युद्ध हुआ था? क्या आपको ध्यान है? स्टूडेंट्स, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लड़ा गया एक युद्ध ही था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, ये चैप्टर शुरू करते हैं। देखो, स्टार्ट होता है चैप्टर यहाँ से। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिकपॉट, ए रोल टॉप डेस्क. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it.
I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. स्टूडेंट्स देखो लाइन बाय लाइन हम समझने की कोशिश करते हैं। राइटर ने ब्रिटपोर्ट नाम के स्थान में एक जंक शॉप देखा। स्टूडेंट्स, जंक शॉप का मतलब होता है कबाड़ी की दुकान, जहाँ पर फालतू के सामान यूज्ड सामान रीसेल होते हैं। कई बार जो कबाड़ी लोग जो होते हैं वो लोहा वगैरह की जो पुरानी वस्तुएं हैं वो हमसे ख़रीद लेते हैं, और अक्सर क्या होता है कि वो पुरानी वस्तुओं को, उन पुरानी वस्तुओं में से मेटल्स को वो निकालते हैं, पिघलाते हैं और एक कुछ बनाते हैं। और या फिर ये भी होता है कि वो उनको अगर कोई ख़रीदना चाहे तो उनको बेच भी देते हैं। मान लो कि किसी ने पुराना कूलर बेच दिया, तो पुराना कूलर अगर थोड़ी बहुत भी चलने की स्थिति में है, ठीक ठाक स्थिति में है, और किसी ने कबाड़ी वाले से वो कूलर खरीदने की कोशिश की, तो ऑब्वियसली कबाड़ी वाला उसको कूलर बेच देगा। ठीक है, कम दामों में 5,000 का कूलर हो सकता है, उसको 1,000 रुपये में बेच दे। और अगर वो कूलर खरीदने की स्थिति में या चलने की स्थिति में नहीं है, तो कबाड़ी वाले क्या करते हैं, उस लोहे को पिघला देते हैं और उसको यूज़ में लेते हैं। अलग लोहे को निकाल करके या लोहे को पिघला करके लोहे की जो कंपनीज होती है जहाँ पर लोहे का काम होता है, उनको वो अक्सर लोहा बेच देते हैं। तो कबाड़ी वाले की दुकान में आपको जो है नई, मतलब जो है पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं। तो राइटर को ब्रिटपोर्ट नाम के स्थान पे एक कबाड़ी की दुकान मिली, और वहाँ पर एक रोल टॉप डेस्क का मतलब होता है एक ऐसी टेबल जो ऊपर से गोलाकार हो और अक्सर मूव भी करती हो, घूमती हो। ठीक है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एन ओक स्टूडेंट्स एक पेड़ का नाम है। एक पेड़ को ओक कहते हैं, और ओक पेड़ की जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो राइटर जो था उसने उस कबाड़ी वाले को पूछा, तो कबाड़ी वाले ने बताया कि ये 19वीं शताब्दी का जो है रोल टॉप डेस्क है, और ये ओक नाम की एक उच्च क्वालिटी में अच्छे पेड़ की लकड़ी से बना हुआ है। राइटर को एक चाहिए था, लेकिन राइटर ने जब उसकी कीमत पूछी रोल टॉप डेस्क की, तो थोड़ी ज़्यादा बताई गई। राइटर के हिसाब से वो थोड़ी कीमत ज़्यादा थी। और दूसरी बात ये भी थी कि वो जो रोल टॉप डेस्क था वो थोड़ी सी बुरी स्थिति में भी था। अक्सर उसके मीन्स ये देखा गया राइटर के द्वारा कि उस रोल टॉप डेस्क के जो हिस्से थे वो थोड़े टूटे फूटे हुए थे, और एक आध अलग निकले हुए भी थे। जैसे कि एक पैर जो था उसका वो मुड़ा हुआ था। ठीक है, एक साइड में उसके काफ़ी सारे स्कॉच मार्क्स थे, मतलब काफ़ी सारे धब्बे या चिन्ह थे। ठीक है, और इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। तो देखा जाए तो उसकी कीमत काफ़ी कम होनी चाहिए थी राइटर के हिसाब से। फिर भी उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा बताई गई, लेकिन हालांकि राइटर को वो काफ़ी पसंद आया था रोल टॉप डेस्क। राइटर ने एक क्षण फिर से सोचा कि अगर वो इसको खरीदते हैं तो वो एक रिस्क होगी, एक चैलेंज होगा उसको खरीदना, क्योंकि अगर खरीदने के बाद वो कोई काम ना आए तो फिर वो राइटर के लिए बेकार हो जाएगा। लेकिन राइटर को वो खरीदना ही था, क्योंकि वो उनको पसंद आया था। तो उन्होंने, उस आदमी ने जो भी कीमत मांगी थी, उस कबाड़ी वाले ने उसको वही कीमत दी, और उस रोल टॉप डेस्क को अपने वर्क रूम, जहाँ से भी बैठ करके, जिस रूम में बैठ करके, जिस घर में से भी वो काम किया करते थे, ठीक है, या उनका जो खुद का घर था, वहाँ वो ले आए। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। गैरेज के पीछे में उनका वर्क रूम था। आप बोल सकते हो एक प्रकार से ऐसा रूम जहाँ पर वो कुछ काम किया करते थे। ठीक है, तो वहाँ पर गैरेज के पीछे में जो उनका वर्क रूम था, वहाँ पर वो लेके उस रोल टॉप डेस्क को लाकर रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस एव। क्रिसमस एव का मतलब बच्चों होता है 24 ऑफ दिसंबर। 25 दिसंबर के एक दिन पहले को क्रिसमस एव कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने वो लेके आए, और लेके आकर के वो उस रोल टॉप डेस्क के ऊपर काम करने लगे। मतलब उसकी जो कमियां थी
उसको ठीक करने की तरफ, उस दिशा में वो काम करने लगे। तो आई रिमूव द रोल टॉप completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. A secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. Cello-taped to the top of it was a piece of lined notepaper, and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter, received January 25, 1915, to be buried with me when the time comes. I knew as I read it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. Inside the box there was an envelope. The address read, Mrs. Jim Macpherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. तो स्टूडेंट्स, आप जैसे देख पा रहे हो कि राइटर ने क्या किया, उस रोल टॉप डेस्क को अपने वर्कशॉप या वर्क रूम में लेके आया, और उसके बाद उसका जो रोल टॉप था, घूमने वाला जो रोल करने वाला जो उसका टॉप था, उसको उन्होंने अलग किया। और उस रोल टॉप डेस्क में कुछ ड्रॉर्स भी थे, यानी कुछ खाने थे जहाँ पर हम लोग सामान वगैरह रखते हैं, कुछ खाने थे उसके। तो रोल टॉप डेस्क उन्होंने रोल टॉप को तो हटाया और ड्रॉर्स को खोला। ड्रॉर्स को खोलने के बाद ये देखा गया कि काफ़ी सारा पानी जगह जगह उसमें गिर चुका था। कुछ आग से वो रोल टॉप डेस्क गुजरा होगा या पानी के बीच से गुजरा होगा। तो जगह जगह जो उसके नुकसान हुए दिखाई दिए, वो एक्चुअली या तो सीलन के नुकसान थे, डैम्प हो गया था वो रोल टॉप डेस्क, जगह जगह से उसके ड्रॉयर्स जगह जगह से डैम्प हो गए थे, तो ये दिक्कत थी। और दूसरी दिक्कत ये थी कि वो उसमें कहीं आग वाग लग गई थी, जगह जगह वो आग के कारण थोड़ा सा काला वगैरह पड़ गया था। तो आग से उसको नुकसान हुआ था रोल टॉप डेस्क को, और पानी से उसको नुकसान हुआ था। फिर उन्होंने आखिरी ड्रॉर जब खोला तो ये क्या देखा उन्होंने कि आखिरी ड्रॉर जब खोलने की कोशिश की तो आखिरी ड्रॉर ठीक से खुल नहीं रहा था, मतलब वो जाम था। उन्होंने पूरा ब्रूट फोर्स, मतलब उन्होंने पूरी जोर लगाई, अपनी पूरी शारीरिक शक्ति लगाई, और उस ड्रॉर को बड़ी मुश्किल से पूर्ण जोर लगा करके जब खोला, तब उन्होंने देखा कि वो जो ड्रॉर है, उस ड्रॉर के अंदर भी एक छोटा सा स्पेस है। मतलब उस आखिरी ड्रॉर के अंदर में भी एक सीक्रेट ड्रॉर है। देखो क्या लिखा है, आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉयर। मतलब वो आखिरी ड्रॉर जब उन्होंने खोला तो वो आखिरी ड्रॉयर जो है, पहली बात तो बहुत मुश्किल से खुला। उन्होंने अपनी फिस्ट यानी अपनी मुट्ठी को जोर लगा करके, जब मुट्ठी के जोर से जब उस ड्रॉर को उन्होंने खींचा, तब वो बड़ी मुश्किल से खुला। और जब खुला तो उन्होंने देखा कि उस आखिरी ड्रॉर के अंदर में भी एक सीक्रेट ड्रॉयर और है।
वो उस सीक्रेट ड्रॉअर को भी खोले, वहाँ पर उससे एक छोटे ब्लैक कलर का टीन बॉक्स निकल करके आया। टीन बॉक्स के ऊपर सेलो टेप के द्वारा वो टीन बॉक्स बंद किया हुआ था, ठीक है। और जब उस टीन बॉक्स को खोला गया, यानी सेलो टेप को हटाया गया, टीन बॉक्स को जब खोला गया तो वहाँ पर एक नोट पेपर लिखा हुआ था, थोड़ी सी शेकी हैंडराइटिंग का मतलब स्टूडेंट आप बोल सकते हो थोड़ी आड़ी तिरछी हस्तरेखा, मीन्स हस्तलिखित जिसको बोलते हैं, हस्तलिखित जो मीन्स हैंडराइटिंग जो है आड़ी तिरछी लिखी हुई हैंडराइटिंग, आड़ी तिरछी यानी कि उतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं थी, थोड़ी सी बैड हैंडराइटिंग में एक लेटर लिखा हुआ था। उसमें क्या लिखा था? जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी ब्यूरिड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। रिसीवर ने यह लिखा था कि ये जिम का आखिरी लेटर है जिसे 25 जनवरी 1915 को रिसीव किया गया है मेरे द्वारा। ये मेरी मौत के साथ, जब भी मेरी मौत होगी तो मेरी मौत के साथ इस लेटर को दफना दिया जाएगा। जब भी समय आएगा, जब भी मेरी मौत का समय आएगा तब इस लेटर को दफना दिया जाएगा, ठीक। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples it usually does. वैसे तो राइटर का मानना था, राइटर के दिमाग में यह चल रहा था कि लेटर को खोलना उनके लिए अच्छा तो नहीं रहा, क्योंकि किसी अन्य का लेटर हमें बिना इजाज़त के पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन राइटर बहुत क्यूरियस भी था, मतलब बहुत जिज्ञासु किस्म का था, तो इसीलिए उसने ये कहा कि मतलब क्यूरियोसिटी के कारण, उत्सुकता के कारण उन्होंने वो लेटर देख लिया था। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। अच्छा, ये जो लिखा हुआ था नोट पेपर, ये नोट पेपर तो सेलो टेप के द्वारा बांध करके या ढक करके उस ब्लैक टिन बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ था। ब्लैक टिन बॉक्स के अंदर अभी उन्होंने नहीं खोला था, ब्लैक टिन बॉक्स के ऊपर ही ये छोटा सा नोट लिखा हुआ था कि ये जिम का आखिरी लेटर है जिसको 25 जनवरी 1915 में रिसीव किया गया और इसको मेरी मौत के साथ जब समय आएगा तो दफना दिया जाएगा। ये टीन के ऊपर ही लिखा हुआ था। अब जब उन्होंने टीन को खोला राइटर ने, तो टीन के अंदर में, टीन बॉक्स के अंदर में एक और लिफाफा था। उस लिफाफा में ऐसे लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बिचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। मतलब जिस व्यक्ति के द्वारा ये लेटर भेजा गया था उस व्यक्ति का पूरा नाम क्या था? मिसेस जिम मैकफर्सन। मिसेस मतलब आप समझ पा रहे हो, जिम मैकफर्सन की जो पत्नी थी उन्होंने ये लेटर लिखा था। जिम मैकफर्सन नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा, उसकी पत्नी ने ये लेटर लिखा था और उनका एड्रेस क्या था? 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. अब एक्चुअल लेटर जो है राइटर ने अंदर से जब निकाला तो लेटर के ऊपर में तो ये एड्रेस दिया हुआ था ही, और लेटर निकालने के बाद उन्होंने देखा कि उसके ऊपर जो एड्रेस है वो तो मिसेस जिम मैकफर्सन का था ही, और डेट लिखी हुई थी दिसंबर 26, 1914। 26 दिसंबर 1914 वो डेट लिखी हुई थी, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है। उसके बाद ये लिखा हुआ था उस लेटर में कि डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fridge began it. First someone saw a white flag waving from the trenches opposite.
Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you, Fridge, same to you. I thought that would be that. We all did. But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. Don't shoot, lads, someone shouted. And no one did. Then there was another Fridge up on the parapet, and another. Keep your heads down. I told the men it's a trick, but it wasn't.